1960 और 70 के दशक की अभिनेत्री जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। इस दिन रहे ख्यालों में तुम, अब हो जाओ जागल, अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो। जिन्होंने केवल 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी एक्टिंग और चुलबुली अदाओं से सबको दीवाना बना दिया। चली मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं इनके शबाब को प्याले से छलकती शराब जैसा कहा गया और पहली फिल्म से ही ये लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर में ये सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली टॉप 3 एक्ट्रेस में शुमार रही है। क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत अभिनेत्री ने प्यार तो किसी और से किया, लेकिन शादी इन्हें अपने से दुगनी उम्र के दूसरे मशहूर हीरो के साथ करनी पड़ी। और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग। क्या आप यकीन करेंगे कि इस मशहूर अभिनेत्री की नानी दिल्ली में कोठे की एक मशहूर तवायफ थी और इनकी मां को इनके पिता ने ही कोठे पर बेच दिया था। तो कौन थी यह अभिनेत्री जिनकी मां, नानी और परनानी की जिंदगी दुखों से भरी रही? और ऐसा क्या पता चला कि इनके अभिनेता शोहर ने इन्हें छोड़ दिया और पाकिस्तानी लड़की से निकाह कर लिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मी टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो के बारे में। न सिर्फ उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बल्कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो के करियर और निजी जिंदगी के बारे में बताने से पहले हम बात करना चाहेंगे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपको बताएंगे कि सायरा बानो के ऊंचे मुकाम पर पहुंचने और इज्जत की जिंदगी जीने से पहले उनका परिवार किन किन परेशानियों और रुसवाइयों से गुजरा है, और सायरा बानो की मां और सायरा बानो ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से समाज में कैसे एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल सायरा बानो की मां नसीम बानो 1930-40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने देश की आजादी से पहले ही कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन नसीम बानो यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँची थी। दरअसल उनकी मां शमसाद बेगम उर्फ छमिया एक तवायफ थी और दिल्ली में इनका अपना कोठा था। बताते हैं कि इनका कोठा इतना मशहूर था कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसर और नवाब भी अपना दिल बहलाने के लिए इनके कोठे पर आते थे। एक किताब है दिल्ली टू हसनपुर यात्रा, जिसे नौशाद अली नामक लेखक ने लिखा है। हालांकि यह किताब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इस किताब के मुताबिक सायरा बानो की नानी शमसाद की कहानी शुरू होती है 1890 के दशक में, जब दिल्ली के कोठे पर शमसाद बेगम का जन्म हुआ। उनकी मां जुम्मन बाई कोठे की शान थी। किताब के मुताबिक जुम्मन बाई जब केवल 7 साल की थी तो उनके पिता ने उन्हें कोठे पर बेच दिया था, क्योंकि वो बेटी को पालना नहीं चाहते थे। लेकिन बच्ची जुम्मन कोठे का माहौल देखकर डर गई और बार बार भागकर अपने घर जाने की जिद करने लगी। फिर वहाँ की मालकिन ने इस बच्ची को दिल्ली भेज दिया, जहाँ से अपने घर न भाग सके। और इस तरह शुरू हुई जुम्मन बाई की दर्दनाक कहानी। यह बच्ची जब 13 साल की हुई तब उसे नाचने गाने के पेशे में मजबूरन लगा दिया गया और देखते ही देखते इनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जुम्मन बाई 18 साल की थी तो उन्हें कोठे पर ही काम करने वाले एक आदमी रतन सिंह से एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शमसाद बेगम। यह बच्ची भी 12-13 साल की हुई तो वह भी इस कोठे पर तवायफ छमिया बेगम के नाम से नाचने लगी। बताते हैं कि छमिया कला और खूबसूरती की ऐसी भरी हुई थी कि देश के अलग अलग हिस्सों से नवाब और अंग्रेज अफसर कोठे पर खींचे चले आते थे। इनमें से एक थे हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान, जो छमिया के इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने कह दिया कि छमिया अब सिर्फ उन्हीं के लिए नाचेगी। लेकिन बीच में एक अंग्रेज अफसर आ गया और उनकी नवाब से ठन गई। छमिया की मां ने कहा कि जो भी उसके लिए ऊंची बोली लगाएगा छमिया उसकी हो जाएगी।
उसके बाद महफिल सजी और नवाब ने अंग्रेज अफसर से ज्यादा बोली लगाई और छमिया उसकी हो गई। नवाब ने छमिया को जीत लिया और अपने होम टाउन हसनपुर लेकर चला गया। वहाँ छमिया को एक अलग बंगले में रख दिया गया, भोग की वस्तु की तरह। सालों तक छमिया वही नवाब की दूसरी औरत बनकर रही। यहीं पर साल 1916 में छमिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रोशन आरा बेगम रखा गया, जो आगे चलकर नसीम बानो के नाम से जानी गई। नसीम बानो बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए जब वह पहली बार मुंबई गई तो माँ के साथ शूटिंग देखने चली गई। वहाँ सोहराब मोदी ने देखा तो पहली नजर में ही फिल्म ऑफर कर दी। नसीम बानो ने अपनी माँ छमिया को इस फिल्म के लिए आखिरकार मना लिया और 11वीं की पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई चली आई। धीरे धीरे उन्हें काम मिलने लगा और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। नसीम बानो को हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार का तमगा भी हासिल हुआ। आगे चलकर नसीम बानो ने एहसान उल हक नाम के एक आदमी से शादी की, जो कि फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। इन्हीं दोनों की संतान के रूप में पैदा हुई सायरा बानो और उनके भाई सुल्तान। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को वर्तमान उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। 3 साल बाद भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और इसी समय सायरा के पिता एहसान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। नसीम बानो ने भारत छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बाद में पाकिस्तान में ही एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी रचा ली। इधर नसीम बानो ने फिल्मों से ठीक ठाक पैसे बना लिए थे और अपनी माँ के साथ इज्जत की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सायरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई एलिट स्कूल लंदन से पूरी की और फिर वही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सायरा ने उर्दू और पर्शियन भी सीखी। बाद में उन्होंने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली। सायरा छुट्टियों में अपने देश आया करती थी और यहाँ की फिल्में भी देखा करती थी, क्योंकि उनकी माँ का पेशा था और सायरा बानो को फिल्मों में इंटरेस्ट भी आने लगा था। उस समय दिलीप कुमार भारत में हर जगह छाए हुए थे। सायरा उनकी फैन बन गई और साथ ही अपनी माँ की तरह अभिनेत्री बनने की कोशिश करने लगी। सायरा की माँ और दिलीप कुमार ने समकालीन कई फिल्मों में साथ काम किया था। उनसे नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी। मुंबई में दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बनने तो घर में आना जाना भी होने लगा। जब पढ़ाई पूरी करके सायरा बानो 1959 में लंदन से भारत वापस आई तो उनकी मां ने फिल्मों में उनकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर रखी थी। सायरा बानो ने शम्मी कपूर की फिल्म जंगली से शुरुआत की और रातों रात स्टार बन गई। सायरा के पास इसके बाद तो कई फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। खूबसूरती और उनके चुलबुलेपन के कायल हुए निर्माता इन्हें हाथों हाथ लेने लगे। इसके बाद सायरा की ज्यादातर फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ आई और ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। सायरा और राजेंद्र कुमार ने कई फिल्में साथ में की। इनमें आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल रही। फिर दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी करीब आने लगी। बताते हैं कि पहले तो राजेंद्र कुमार इस रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन सायरा बानो की खूबसूरती और चार्म से अपने आप को ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकते। इस रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। राजेंद्र कुमार की पत्नी घरेलू और शांत स्वभाव की मानी जाती थी। बताते हैं कि उस समय इन दोनों की दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि सायरा बानो राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी। 3 बच्चों के पिता राजेंद्र कुमार भी सायरा बानो के प्यार में अपना मैरिटल स्टेटस भुला बैठे थे। फिर ये बात राजेंद्र कुमार की पत्नी तक जा पहुंची। घर में झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने सायरा बानो से कुछ दिनों के लिए दूरी बना ली। लेकिन फिर ऐसी खबरें आई कि सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा और वह बुरी तरह से बीमार हो गई। राजेंद्र कुमार ने फिर से प्रेमिका को सहारा दे दिया और दोनों शादी की तैयारी करने लगे। कई अखबार और फिल्म पत्र पत्रिकाओं ने इस पर जमकर लिखना शुरू कर दिया। हर तरफ इसी बात ने जोर पकड़ा हुआ था कि राजेंद्र कुमार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सायरा बानो के साथ चल रहा है। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने इसी दौरान फिल्में करना भी जारी रखा। बताते हैं कि राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ल तो इस बात से परेशान थी ही। सायरा बानो की मां नसीम बानो भी उनकी इस हरकत से काफी परेशान थी। वह जानती थी कि इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि राजेंद्र कुमार एक तो हिंदू थे, दूसरा वो पहले से शादीशुदा थे। मां नसीम बानो ने बेटी सायरा बानो को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन बेटी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि जब मामला उनसे बाहर हो गया तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार को मामला संभालने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक ड्रामा चलता रहा। उसके बाद सायरा बानो का बर्थडे आ गया और एक शानदार पार्टी प्लान की गई। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। दिलीप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे, लेकिन वह पहुंचे नहीं।
सायरा बानो को उम्मीद थी कि राजेंद्र कुमार उनकी पार्टी में उन्हें स्पेशल फील कराएंगे और तभी मौका देखकर उन्हें उनकी बीवी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगी और ये उनके लिए एक बर्थडे गिफ्ट की तरह होगा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार उस दिन पार्टी में अपनी पत्नी शुक्ल के साथ पहुंचे। जाहिर है कि पत्नी से उनकी कुछ गंभीर बातें हुई होंगी और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए बस अपने साथ पार्टी में ले आए। फिर क्या था, सायरा के तन बदन में आग लग गई और राजेंद्र कुमार जल्दी ही वहां से चले भी गए। मौके की नजाकत को देखते हुए नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फोन किया और स्थिति को संभालने की गुजारिश की। दिलीप कुमार ना नहीं कह सके और वह पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी जब खत्म हुई, मेहमान सब चले गए तो एक कमरे में नसीम बानो, दिलीप कुमार और सायरा बानो की लंबी बातचीत हुई। बताते हैं कि अगले दिन दिलीप कुमार सायरा बानो को कहीं घुमाने ले गए। उन्होंने जब देखा कि सायरा का मूड हल्का है तो वह सुझाव देने लगे। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा कि तुम हसीन हो, जवां हो, करियर के टॉप पर हो, तुम्हें तो कोई भी परफेक्ट इंसान शादी के लिए मिल जाएगा, तुम राजेंद्र कुमार के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सायरा ने जवाब में तपाक से पूछ लिया, तो क्या आप वह परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते हैं कि दिलीप कुमार अवाक रह गए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट गए। जानकार बताते हैं कि गुस्से और लापरवाही में पूछा गया सायरा का वह सवाल सीरियस बन गया। नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप इस नादान के लिए अच्छे शोहर साबित होंगे, इसे आप ही संभाल सकते हैं, ये आपकी बात भी मानेगी क्योंकि ये आपकी फ्रेंड भी है। फिर आखिरकार दिलीप कुमार मान गए। सायरा तो राजेंद्र कुमार पर पहले ही आग बोला थी। उन्होंने भी इरादा बदल दिया और आनन फानन में नसीम बानो ने दिलीप कुमार और सायरा बानो की सगाई की घोषणा कर दी। फिर सायरा बानो के बर्थडे के 2 महीने के अंदर ही सगाई हो गई। दिल टूटने के दर्द से जूझ रही सायरा ने भी इस रिश्ते के लिए खुद के दिल को समझा लिया। जब 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार ने 22 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की, उस समय दिलीप कुमार की उम्र। इस शादी की खूब चर्चा हुई, तमाम बड़े अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा। बड़ी तादाद में फिल्मी सितारे शादी में शामिल हुए। पूरे शानो शौकत के साथ सायरा बानो दिलीप कुमार की बेगम बनकर उनकी जिंदगी में शामिल हुई। शादी के बाद भी सायरा बानो फिल्मों में उसी शिद्दत से काम करती रही और देखते ही देखते अपने दौर की सबसे महंगी टॉप 3 अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। शादी के 14 साल बाद तक सायरा और दिलीप कुमार का रिश्ता खूबसूरती से चला। पति पत्नी अपने करियर में ऊंचाई भी हासिल करते रहे, लेकिन उसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। चलिए अब बात करते हैं दिलीप कुमार सायरा बानो की शादीशुदा जिंदगी में तीसरी औरत की एंट्री की। शादी के बाद दिलीप कुमार का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि सायरा की गोद सूनी थी। हालांकि 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई था और उन्होंने बच्चा खो दिया। उसके बाद सायरा फिर कभी मां नहीं बन पाई। बताते हैं कि दिलीप कुमार की बहन और भाइयों को यह बात नागवार गुजर रही। दिलीप कुमार की एक बहन ने उनकी मुलाकात आसमा नाम की एक लड़की से 1980 में उस समय कराई जब वह क्रिकेट मैच देखने हैदराबाद गए थे। आसमा पहले से शादीशुदा थी, उनके 3 बच्चे भी थे, वह खूबसूरत थी, वह अपने पति से अलग हो गई थी। दिलीप कुमार की बहनों ने मौके का फायदा उठाया, दोनों को एक करने में जुट गई। रिश्ते सीरियस हो गए और दिलीप कुमार ने आसमा से निकाह कर लिया। यह बात 1981 की है, लेकिन दिलीप कुमार इस रिश्ते को दुनिया और अपनी पत्नी सायरा बानो के सामने कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बताते हैं कि तभी एक छोटी सी करंट नामक मैगजीन को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इस खबर को छाप डाला, साथ ही एक तस्वीर भी छाप दी। लेकिन इस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा खड़ा हो गया। दिलीप कुमार से सवाल पूछे जाने लगे। दिलीप कुमार इस खबर को सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन वह तस्वीर को झुठला नहीं पाए। 80 का दशक था, दिलीप कुमार ने घर छोड़ दिया और इस आसमा नामक औरत के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि तब सायरा बानो ने एक झटके में दिलीप कुमार को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि वह उनसे किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की इच्छा न रखे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और बॉलीवुड में बवाल मच गया। प्राण की पत्नी शुक्ला और बी.आर. चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा खुलकर सायरा बानो के साथ आ गई और राजनेता और पारिवारिक मित्र शरद पवार भी मैदान में उतर गए। दिलीप कुमार के दोस्तों का भी दबाव बढ़ने लगा। अजीब हालात में फंसे दिलीप कुमार 1.5 वर्ष तक आसमा के साथ पति पत्नी के रिश्ते में रहे। फिर उन्होंने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास माफी मांगने पहुँचे। वहीं सायरा बानो ने भी उन्हें माफ कर दिया और दिलीप कुमार की घर वापसी हुई। खबर यह भी आई कि दिलीप कुमार ने अपनी छवि खराब होता देख पहली पत्नी सायरा बानो के पास जाने का फैसला किया था, पर हकीकत क्या थी यह कहना मुश्किल है। लेकिन इससे रिश्ते काफी उलझ गए थे और सायरा को काफी कुछ झेलना पड़ा था। काफी साल बाद दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी थी और अपनी आत्मकथा में दूसरी शादी को अपनी बड़ी भूल करार दिया था।
खैर वक्त बीता और उस घटना के बाद भी सायरा बानो दिलीप कुमार दशकों तक एक साथ बड़े प्यार से रहे। तब से पूरी जिंदगी सायरा बानो ही उनका हमसाया थी, उनके सुख दुख की साथी थी। तो दिलीप कुमार के चेहरे से भी मलाल और मोहब्बत की झलक देखी जा सकती थी। दिलीप कुमार को भी समझ आ गया था कि सायरा ही उनका हमसाया है और उनकी हमसफर है। फिर ये जोड़ी हमेशा साथ रही और हर जगह एक साथ नजर आते थे। मानो दुनिया से सायरा बानो कहना चाहती थी कि यही मोहब्बत है, इसी को यकीन कहते हैं, साथी को माफ कर आगे बढ़ने की कला कहते हैं। हम अधूरे नहीं है, पूरे हैं, एक दूसरे की विरासत है। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। तब उनकी उम्र 98 साल थी। उसके बाद सायरा अकेली हो गई। सायरा बानो के चेहरे पर वो दुख साफ दिखता है जब वह अपने हमसफर को याद करती है। सायरा बानो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रिलीफ केयर सर्विसेज के तहत बगैर किसी धर्म जाति के भेदभाव के खुले दिल से काम करती है और सामाजिक कार्यों में खुद को बिजी रखती है। तो दोस्तों आज की कहानी में फिलहाल बस इतना ही। आपको सायरा बानो की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सायरा बानो के बारे में आपको कोई और किस्सा पता हो तो वह भी लिख डालिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।